Children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 7th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पढ़ने के लिए अगर तो आप अपना सिर्फ स्कूल लेवल के लिए पढ़ रहे हो या आप NCERT टेक्स्ट को रीड कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लर्निंग की जरूरत नहीं है। बट इन केस आप एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बहुत कुछ सीखो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, ना कि सिर्फ स्कूल के एग्जामिनेशंस में बट ऑल्सो आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में जैसे कि ओलंपियाड्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो और उनमें आपके नंबर सबसे ऊपर आए। तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारे ये लेक्चर्स देखे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के, तो उसमें हम एक बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहे हैं फॉर दिस चैप्टर, सिर्फ आपके सिंपल स्कूल एग्जामिनेशन से कहीं ज्यादा। और हर एक लेक्चर में जहां जहां पे भी हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं हम वहां पे ये मेंशन भी कर देते हैं कि ये जो लर्निंग है वो ओलंपियाड्स की लर्निंग है। तो आज की ये लर्निंग भी बिल्कुल ओलंपियाड्स के लिए ही लर्निंग है, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको ओलंपियाड्स के लिए सिखा रहे हैं वो आज के लेक्चर को समझने के बाद बहुत ही आसानी से समझ में आता है। ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है वो आपको असेंशली क्या करेगा, एक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग देगा। केमिस्ट्री में जो कुछ भी आपने सीखना है वो आप इस लेक्चर के बाद बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसको मैं कह सकती हूँ कि ये एक बेसिक लेक्चर है जो कि हर एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को देखना चाहिए। बट मैंने इसको इस तरीके से तैयार किया है सो दैट कि आप इसको एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के रेलेवेंस में समझ सको, और जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी आप और चीजें सीख पाओगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे symbols, valencies and formulas which we are going to use in the chapter acid bases and salts. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O, जो कि एक ऐसा चैनल है जो कि आपको एक बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करना चाहता है, सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन के लिए नहीं पर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है। इस चैप्टर को सीखने के बाद अगर आप एक आईसीएसई स्टूडेंट हैं जहाँ पे कुछ हायर लर्निंग सिखाई जाती है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तो आपकी लर्निंग एक बहुत हाई कॉम्पिटिटिव लेवल लर्निंग बनेगी। तो आई होप आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। ये आपको केमिस्ट्री के बेसिक्स सिखाने के लिए लेक्चर है। ठीक है, तो उसको चाहे आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लिए सीखो या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सीखो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो ऑलराइट, हम पढ़ते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और उसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमने सबसे पहले लेक्चर में देखे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एक नींबू लेमन। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या पिक्चर में गिवन है, इसमें गिवन है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो एक ऑरेंज का जूस। देन वी हैव ओवर हियर वॉशिंग सोडा, वी हैव कर्ड दही। उसके बाद यहाँ पे क्या है, विनेगर, जो कि हम अपने नूडल्स में एंड एक्सेट्रा सब चाइनीज डिशेस में डालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमन सॉल्ट। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको लेमन में, आपको ऑरेंज के जूस में, आपको दही में, कर्ड में, आपको विनेगर में, सब में एसिड्स मिलेंगे। बेकिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा, दे आर गोइंग टू बी बेसिस। और कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, जो कि हम अपने खाने में खाते हैं, मेरे नाम से ही पता लगता है, दैट इज अ सॉल्ट। ठीक है, सो हियर यू आर सेइंग द एग्जांपल्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। these are all the substances that we use in daily life। ठीक है, समझ में आया। इनमें से हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट, ठीक है, द कॉमन टेबल सॉल्ट।
इसको हम क्या बोलते हैं? देन ये एक सब्सटेंस है जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम अपनी कुकिंग में यूज करते हैं। इसके बिना तो खाना हमें टेस्टी ही नहीं लगता। सो जितनी भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी है, वेल हम उसके लिए कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। हमारे आसपास कुछ भी है, इनफैक्ट हम खुद भी क्या है? मैटर। सो मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेल हम मैटर को डिफाइन करते हैं एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कुछ वजन होता है और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो ये जो टेबल सॉल्ट है, इसका भी कुछ तो वजन है और ये कोई स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। सो दिस टेबल सॉल्ट, दिस इज आल्सो मैटर। जस्ट लाइक कि जैसे हमारा टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, लैपटॉप है, फोन है, बुक है, सो एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये मैटर बना किसका है? तो वेल, all matter is made up of some building blocks called as elements। जैसे कि हमने एक दीवार खड़ी करनी है, तो उस दीवार को खड़ी करने के लिए हमें क्या चाहिए है? ईंटें चाहिए। तो हर एक डिफरेंट सब्सटेंस को बनाने के लिए उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, जो उसकी ईंट है, वो क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स। हमारे पास अराउंड 118 एलिमेंट्स हमें मालूम है, ठीक है? तो अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं। और ये 118 एलिमेंट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल्स। क्यों शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? पहले इस बात को अंडरस्टैंड करो कि अगर सपोजेटली अगर मुझे एक एलिमेंट का नाम लिखना है और उसको बहुत बारी लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं थक जाऊंगी उस एलिमेंट का लंबा सारा नाम लिखने के लिए। जैसे कि मुझे वाटर के बारे में बताना है, तो वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बार बार लिखना, ऑक्सीजन बार बार लिखना मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, इसलिए मैंने क्या किया? मैंने इन सब 118 एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स को यूज किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए आप क्या यूज करते हो? आप जीके कह देते हो उसको शॉर्ट फॉर्म में। सिमिलरली अगर हमारे पास सोशल स्टडीज है, तो सोशल स्टडीज के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज एसएसटी। तो इस तरीके से हम जहां पे भी कोई बहुत ही लंबी चीज और उसको हमें यूज करना होता है बार बार, हम उसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लेते हैं। तो इन एलिमेंट्स के लिए भी हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए, दैट इज कॉल्ड एज सिंबल्स। फाइन। अब एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के चैप्टर में हमने जिन सिंबल्स को यूज करना है वो यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का सिंबल है H, सोडियम का सिंबल है Na, पोटेशियम का सिंबल है K, कैल्शियम का सिंबल है Ca, जिंक का सिंबल है Zn, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, एल्यूमिनियम का Al, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। तो इनमें से सबसे पहले आप वो वाले सिंबल्स को देखो जिनके अंदर हमने सिर्फ सिंगल लेटर को यूज किया है। जैसे कि हाइड्रोजन में हमने H यूज किया है, राइट? तो हाइड्रोजन का ये जो नाम है वो H से शुरू होता है और उसका सिंबल भी H है और हमने उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है? हमेशा जब भी एक एलिमेंट का सिंबल सिर्फ एक ही लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लीज राइट दैट इन द कैपिटल लेटर्स। ओके, अब नेक्स्ट, अब यहाँ से आपके काफी सारे सिंबल्स याद हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को H से सिंबलाइज किया, कार्बन C से शुरू हुआ, उसका सिंबल भी C है, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, ऑक्सीजन O, सल्फर S और आयोडीन I। तो ये वाले सिंबल्स तो सिंगल सिंगल लेटर्स वाले हैं। एक यहाँ पे आपको सिर्फ पोटेशियम के लिए याद करना पड़ेगा, उसका सिंबल है K। अब इसका सिंबल K क्यों है? वेल, क्योंकि ये जो पोटेशियम है इसका जो लैटिन नेम है, ओके, उसका नाम है केलियम। पोटेशियम को हम लैटिन में केलियम बुलाते हैं और उस वहां से इसका ये सिंबल आया है K।
अब बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके हमें दो दो लेटर्स यूज करने पड़ते हैं। दो लेटर्स क्यों यूज करने पड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, आपके पास है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में हमने सिंबल क्या यूज किया है? N। ओके, अब किसी और एलिमेंट को अगर मुझे N के साथ सिंबलाइज करना पड़े तो मैं उसको डिफरेंशिएट दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स को कैसे करूंगी? वेल, मुझे उसके लिए एक और लेटर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम अगेन एस से नहीं शुरू होता है, ये किससे शुरू होता है? इसके भी लैटिन नेम से, जिसका लैटिन नेम है नाट्रियम, ठीक है। अब ये जो नाट्रियम है, इसमें हमने क्या ले लिया? हमने इसका N ले लिया, मगर N अगर हम लेते तो वो नाइट्रोजन का था, इसलिए सोडियम को एक अलग सिंबल देने के लिए उसके पीछे A लगा दिया गया। अब हमेशा याद रखना कि ये जो सेकंड वाला लेटर है, दैट विल ऑलवेज बी अ स्मॉल लेटर, ठीक है। पहला कैपिटल लेटर लिखना है और दूसरा क्या लिखना है? दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर लिखना है। तो इस तरीके से हम सिंबल्स को लिखते हैं। अब बाकी के सारे सिंबल्स आप यहाँ से याद कर सकते हो कि दो दो लेटर्स वाले हैं। कैल्शियम में Ca है, जिंक में Zn है, मैग्नीशियम में Mg है, एल्युमिनियम में Al है, क्लोरीन में Cl है, ब्रोमीन में Br है। तो ये सारे के सारे सिंबल्स उन एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे लिए हैं जो कि हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स के अंदर यूज करते हैं। ये सारे के सारे 118 एलिमेंट्स के नहीं हैं। हम धीरे धीरे करके और जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ेगी, हम हायर क्लासेस में जाएंगे और सिंबल्स भी सीखते जाएंगे। हम यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं फॉर द लर्निंग ऑफ द सिंबल्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हमें नोन है, वो सब सब्सटेंसेस 118 एलिमेंट्स से बने हैं। या तो वो एलिमेंट्स है या एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। आई जस्ट गिव यू दैट आल्सो इन राइटिंग, ठीक है। सो अब हमारे पास ये एलिमेंट्स है और उन एलिमेंट्स के ये सिंबल्स हमने याद करने हैं। सो एलिमेंट्स मिलके कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, तीन एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये कौन से एलिमेंट्स के कंबाइन करने से बनता है? तो वेल, ये बनता है सोडियम और क्लोरीन के कंबाइन करने से। Na किसका सिंबल है? सोडियम का, और Cl किसका सिंबल है? क्लोरीन का। धीरे धीरे याद करोगे तो सब सिंबल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सिर्फ 2-4 बार अपनी कॉपी पे एक पर लिखिए, ठीक है, तो उससे आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो कॉमन सॉल्ट किससे बना है? दो एलिमेंट से बना है, Na और Cl। ये आपस में कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं द कॉमन सॉल्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट इन कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ केमिकल फॉर्मूला। तो अगर मुझे यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन को कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करना है और रिप्रेजेंट करना है कॉमन सॉल्ट को शॉर्ट फॉर्म में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम उसको लिखेंगे NaCl, ठीक है। सो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग द कॉमन सॉल्ट इज NaCl। सोडियम और क्लोरीन ने मिलके फॉर्म किया कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने इस केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं आपको इन ब्रीफ सिखाऊंगी, और फिर जैसे जैसे आप अपनी हायर क्लासेस में जाओगे, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट। सो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करते हैं? वेल, ये डिपेंड करता है उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पे, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, उसको बहुत एक सिंपल से आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हमारे पास दो लोग हैं, दो मिलके अपने हैंडशेक करते हैं, ठीक है। तो ये वाले पर्सन ने, पहले वाले पर्सन ने दूसरे पर्सन के एक हैंड के साथ हैंडशेक किया, ठीक है। तो इसका फ्रेंडशिप करने के लिए सिर्फ एक ही हाथ आगे बढ़ता है, तो मैं कहती हूँ कि इसकी हैंडशेक की कैपेसिटी कितनी है? 1,
राइट, इसके हैंडशेक की कैपेसिटी कितनी है 1। इसको बिल्कुल वैसे ही अंडरस्टैंड करो दो एलिमेंट्स के टर्म में, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलके हैंडशेक करते हैं। एक सोडियम का एलिमेंट क्लोरीन के एक एटम के साथ 1:1 की रेशो में कंबाइन कर रहा है, हैंडशेक कर रहा है। ठीक है, तो सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1, क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1। वो भी अपना एक हाथ आगे करता है, क्लोरीन भी अपना एक हाथ आगे करता है, और दोनों के मिलने से एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होगी, एक फ्रेंडशिप होगी, और ये दोनों एलिमेंट्स ने मिलके कंबाइन किया कि क्या फॉर्म किया, एक कंपाउंड। ठीक है, बट एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पर्सन है, इसको देखो, ये एक साइड पे एक आदमी के साथ हैंडशेक कर रहा है और दूसरी साइड के साथ इसके साथ भी हैंडशेक कर रहा है। ठीक है, ये वाला आदमी एक साइड पे एक हाथ यूज कर रहा है इसके साथ हैंडशेक करने के लिए, और दूसरी साइड पे ये इस वाले के साथ भी हैंडशेक कर रहा है। तो इसकी हैंडशेक करने की कैपेसिटी कितनी है, वेल इसकी हैंडशेक करने की कैपेसिटी 2 है, क्योंकि ये दोनों ही हैंड्स को यूज कर रहा है हैंडशेक करने के लिए, राइट। ये वाला सिर्फ एक ही यूज कर पा रहा है, ये वाला भी एक ही यूज कर रहा है, पर ये बीच वाला है वो 2 हैंडशेक कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही अब इसको एलिमेंट्स के टर्म में अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो हमारे पास है कैल्शियम, उसने एक साइड पे एक क्लोरीन के साथ हैंडशेक किया और दूसरी साइड पे दूसरे क्लोरीन के साथ हैंडशेक किया। तो कैल्शियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, वेल कैल्शियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 2। ठीक है, वो दोनों तरफ कंबाइन कर रहा है, एक तरफ एक क्लोरीन के साथ, दूसरी तरफ दूसरे क्लोरीन के साथ, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 2। मगर क्लोरीन तो एक ही कैल्शियम के साथ कंबाइन कर रहा है ना, तो क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी 1। So what we can say is that sodium has the valency 1, calcium has the valency 2 and chlorine has the valency 1। ठीक है, तो हर एलिमेंट की अपनी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, हर एलिमेंट उस कंबाइनिंग कैपेसिटी या अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एलिमेंट सीखे, एलिमेंट्स के सिंबल सीखे, अब हम उनकी वैलेंसीज को सीखते हैं। ठीक है, सो ये लिस्ट थी हमारे एलिमेंट्स की जो कि हमने अभी सीखे थे, ये उनके सिंबल्स की। अब नेक्स्ट आपको याद करनी है उनकी वैलेंसीज। हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम वैलेंसी है 1, कैल्शियम जिंक मैग्नीशियम वैलेंसी है 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, कार्बन की वैलेंसी है 4, नाइट्रोजन फास्फोरस की 3, ऑक्सीजन सल्फर की 2, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की है 1। ठीक है, तो ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। सो ये नेक्स्ट आपका स्टेप है, ये याद रखना कि कौन से एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी या कौन से एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। तो पहले आप इनके सिंबल सीखोगे और फिर उसके बाद आप इनकी वैलेंसीज को याद करोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 2। आपने पहले सिंबल्स को याद करना है और सेकेंड वैलेंसीज को याद करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि हर एक एलिमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। अब ये एटम्स क्या होते हैं, वेल दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग। तो एटम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वेल आपको एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे आपके पास एक पेपर है। ठीक है, आपने उस पेपर को लिया और उस पेपर को 4 हाफ्स में काट दिया, फिर आपने उसको और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, छोटा 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 करते गए। मगर क्या वो पेपर हमेशा जितना मर्जी आप छोटा कर दो वो रहता तो पेपर ही है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पेपर की प्रॉपर्टीज रखता है जो कि एक बड़े वाला पेपर रखता था, उनमें कोई फर्क तो नहीं। सिमिलर वे में अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास ये सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम एलिमेंट है और मैं अब इसको छोटा करती जा रही हूँ, इसके छोटे पीसेस करती जा रही हूँ और छोटा और छोटा और छोटा करती जाऊं मैं इसको, और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊं जिससे मैं इसको और छोटा ना कर सकूं। तो वेल वो जो सबसे छोटा
हिस्सा है इस सोडियम एलिमेंट का जिससे छोटा आप उसको नहीं कर सकते, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, तो जो सोडियम एलिमेंट है वो बहुत सारे सोडियम के एटम से बना होगा, जो क्लोरीन एलिमेंट है वो बहुत सारे क्लोरीन के एटम से बना होगा। सिमिलरली ये जो कैल्शियम का एलिमेंट है वो बहुत सारे कैल्शियम के एटम से बना होगा। नेक्स्ट चीज अब यहाँ पे हमें जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हमें एक एटम का स्ट्रक्चर जानना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फिर एक एटम में पहली बात, एक एटम एक स्फीयर की तरह होता है। ठीक है, एक स्फीयर होता है, उस स्फीयर के सेंटर में एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और दूसरे प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स। और उनके बाहर, इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि घूम रही हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, फिक्स्ड पाथ। ठीक है, तो एक रास्ता बना हुआ है इसके न्यूक्लियस के आसपास और वो उस रास्ते पे इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सन के आसपास सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, अर्थ के आसपास मून चक्कर लगाता है, बिल्कुल वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस है सेंटर में, उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक है प्रोटॉन्स, एक है न्यूट्रॉन्स। और बाहर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल जैसे जैसे सन के आसपास अर्थ चक्कर लगाती है या कोई भी और प्लैनेट लगाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया एटम का स्ट्रक्चर। इसीलिए हमने यहाँ पे जो सोडियम क्लोरीन बनाए हैं ना, ये सर्कुलर बनाए हैं। क्यों? क्योंकि जो एटम होता है दैट इज अ स्फीयर, राइट। ऑलराइट, अब इन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ चीजें और जाननी जरूरी है, सो दैट कि हम अल्टीमेटली इन किस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट अच्छे से कर सके। हम उसके बाद एलिमेंट्स के जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर सके कि वो कंपाउंड्स हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले चीज आपको जाननी है वो क्या है कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एज अ होल अगर हम एटम को देखें तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, मगर अब हम टोटल में देखते हैं तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ से हमें मालूम लगता है कि ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज का साइन डिफरेंट है, बट वो क्या है, सेम वैल्यू है। बिल्कुल इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे ये एक सेंटर लाइन है। ठीक है, एक प्रोटॉन है जो कि सेंटर लाइन को इस तरफ खींच रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है जो अपनी इस सेंटर वाली लाइन को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो इसको हम कह दो ये क्या साइड है, चलो हम इसको प्रोटॉन्स मानते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन्स है जो सेंटर लाइन को राइट साइड पे खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि सेंटर लाइन को लेफ्ट साइड पे खींच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। और ये सेंटर की लाइन जो है वो हिलती नहीं है। ठीक है, वो हिलती क्यों नहीं है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो प्रोटॉन्स की ताकत है और जो इलेक्ट्रॉन्स की ताकत है वो दोनों की ताकत बराबर की है, राइट। जितनी पावर से ये इसको इधर खींच रहे हैं उतनी पावर से इलेक्ट्रॉन्स भी इसको खींच रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होगा तो ये सेंटर लाइन कहीं पे नहीं हिलेगी, क्योंकि ताकत भी बराबर है। और अगर इनका नंबर भी बराबर हो तो सेंटर लाइन कहीं पे नहीं हिलेगी। तो जो एटम है दैट हैज नो चार्ज, व्हाई, बिकॉज द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव equal but opposite charges, and the second thing is that the number of protons and number of electrons in an atom is going to be equal. ओके, अगर एक एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर 1 है, 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्जेस की ताकत भी बराबर है और नंबर भी बराबर है, इसलिए
atom as a whole, this has no charge. ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट इसके बारे में हमने क्या समझना है, नेक्स्ट हमने ये समझना है इसके अंदर कि अगर एक एटम अब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो बन जाएगा एक पॉजिटिव आयन या केटायन। मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम, उसके पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, उसके पास 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन उसके पास कोई होता ही नहीं है, और उसके आसपास बाहर एक चक्कर लगाता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये वाला हाइड्रोजन का एटम का अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे अपना घर छोड़ के बाहर चला जाए, कहता है कि मेरी प्रोटॉन से लड़ाई हो गई, मेरी एटम के साथ लड़ाई हो गई, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है, तो वो ये घर छोड़ के बाहर चला जाए। अगर वो भी घर छोड़ के बाहर चला जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा, हाइड्रोजन के पास सिर्फ अपना एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब हाइड्रोजन के एटम के ऊपर अब क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब वो एटम नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है देन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होने का मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर घर छोड़ के चले गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन घर बाहर छोड़ के गया तो एक पॉजिटिव चार्ज, so the atom loses an electron, it becomes a positive ion। तो अब हम हाइड्रोजन के एटम को, ये हाइड्रोजन का एटम था जिसका सिंबल है H, राइट, उसके जो ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोजन के एटम को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, वो बन गया एक पॉजिटिव आयन या जिसे हम बोलते हैं केटायन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर था, ओके। नेक्स्ट इसमें जो अंडरस्टैंड करना है वो अगली चीज क्या है कि अगर एटम लूज करने की जगह पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन को गेन करें तब क्या होगा, तब बन जाएगा एक नेगेटिव आयन या जिसे हम बोलते हैं एनायन। बिल्कुल ऐसे ही अंडरस्टैंड करो कि आपके पास ये हाइड्रोजन का एटम था, इसके पास क्या प्रेजेंट था, एक प्रोटॉन प्रेजेंट था, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक प्रोटॉन हो जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है तो हाइड्रोजन के ऊपर अब क्या लिखोगे, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा है देन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, और ये क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा एक नेगेटिव आयन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक H पॉजिटिव लिखती हूँ तो ये क्या है, एक केटायन जिसके पास एक प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और अगर मैं H पॉजिटिव लिखती हूँ तो ये क्या है, ये है एक एनायन, जिसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ मैंने एक माइनस का साइन लगाया है, या मैं -1 लिख सकती हूँ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट हैज। फाइन, ओके। सो अब हमारे पास ये आया हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, और हमने सीखा था कि उसकी जो वैलेंसी होती है वो है 1, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, ठीक है। तो ये जो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है हमने इसको यहाँ पे कैसे लिख दिया है, एज H पॉजिटिव, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी थी 1, और मैंने इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को कैसे लिखा है, आगे एक 1 लगा के, ठीक है, +1। सो अब इसका मीनिंग क्या है कि वेल ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक आयन को फॉर्म करता है, सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अ प्लस साइन। सो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बताती है कि वो एटम जो है वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो हम इस वैलेंसी के आगे प्लस का साइन लगा देंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम इसी वैलेंसी के आगे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। सो जब मैं हाइड्रोजन एटम लिखती हूँ सो मैं उसको H लिखती हूँ, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक हाइड्रोजन का आयन बन जाता है तो वेल मैं उसको क्या लिखती हूँ, मैं उसको H पॉजिटिव लिखती हूँ, राइट। सो ये हमारी लिस्ट है, उन्हीं लिस्ट में से
जो आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है, और उनकी वैलेंसी के आगे हम आगे प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये वाले एटम्स पर्टिकुलरली क्यों अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इसके बारे में हम अपनी हायर क्लासेस में सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। बट आई होप नाउ यू विल बी जस्ट एबल टू रिमेम्बर कि जिनके आगे हमने प्लस साइन लगाया है वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। सो अगर मैं हाइड्रोजन का सिंबल H, उसकी वैलेंसी 1 और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए ये बन गया H पॉजिटिव। सोडियम Na वैलेंसी 1, अब ये वाला जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, सो दिस इज Na पॉजिटिव, Na+1, ठीक है। कैल्शियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 थी, अब ये भी क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, सो इसकी वैलेंसी को आप ऊपर कैसे लिखोगे, Ca+2। जिंक इज ऑल्सो Zn+2, मैग्नीशियम इज Mg+2, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, सो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो 3 है उसको आप कैसे लिखोगे, Al+3। कार्बन की आप लिखोगे C+3, ठीक है, राइट। सो ये अब आपको वैलेंसीज कैसे याद करनी है, इनके प्लस साइंस के साथ और माइनस साइंस के साथ आपको इनके आयंस के फॉर्म में लिखना आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्लोरीन। सो क्लोरीन का सिंबल था Cl, वैलेंसी थी 1, मगर अब ये जो क्लोरीन का एटम है इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ठीक है, इसको लूज करना पसंद नहीं। क्यों लूज करना पसंद नहीं, हायर क्लासेस में सीखेंगे, मगर ये गेन करना चाहता है। सो इसकी जो 1 वैलेंसी है उसके आगे आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन, या आप सिंपली इसको माइनस लिख दो या -1 लिख दो, दैट मींस 1 एंड द सेम थिंग। और जहां पे हमारे पास माइनस के साइन वाले आयंस बन जाते हैं, हम उनके नामों में भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर पॉजिटिव रहता तो सेम ही रहता है, जैसे कि आपने H पॉजिटिव लिखा था, राइट, तो H पॉजिटिव वाज हाइड्रोजन आयन, ओके। अगर मैंने Na पॉजिटिव लिखा था, सो Na पॉजिटिव इज सोडियम आयन। मगर जहां पे ये नेगेटिव आ जाते हैं तो हम इनके नामों में थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो वी हैव Cl-1 टू बी कॉल्ड एज द क्लोराइड आयन। क्लोरीन में से हमने ये आयन नहीं हटा के उसके पीछे क्या लगा दिया, आइड लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन एटम दिस लूजेस gains 1 electron and it becomes a chloride ion, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसको लिखा। तो अब आपको नेक्स्ट क्या याद करना है, ऑब्वियसली वो वाले एलिमेंट्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, नेगेटिव आयंस या एनायंस को फॉर्म करते हैं, और उनकी हम कैसे लिखते हैं और उनको हम कैसे नेम करते हैं। सो सबसे पहले है हमारे पास कार्बन, उसकी वैलेंसी थी 4, सिंबल था C-4 है, C+4 भी है, C-4 भी है। सो ये सब चीजें आपको इसी तरीके से फिलहाल याद करनी है। जैसे जैसे आपकी सीनियर क्लासेस आएंगी आप बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली करते जाओगे। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कार्बन का कार्ब रख के ON हटा के पीछे आइड लगा देना है। नाइट्रोजन का सिंबल है N, वैलेंसी है 3, इसको आप कैसे लिखोगे, N-3, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, नाइट्राइट। फॉस्फोरस की भी वैलेंसी होती है 3, सो P-3 फॉस्फाइड। ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी 2, तो ये अब क्या है, O-2, दिस इज ऑक्साइड। सल्फर इज S-2 सल्फाइड, क्लोरीन इज -1 क्लोराइड, Br-1 इज ब्रोमाइड, एंड आयोडीन I-1 इज गोइंग टू बी आयोडाइड, ठीक है। सो हमने इनके नामों के पीछे क्या लगा दिया है, आइड लगा दिया है, ओके। सो इस तरीके से आपने पॉजिटिव आयंस का नाम भी याद करना है और नेगेटिव आयंस का नाम भी याद करना है, केटायंस का नाम याद करना है और एनायंस का नाम भी याद करना है। नेक्स्ट अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है वो है कि हम इन आयंस को रैडिकल्स भी बुलाते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सिंगल एटम से बनने वाले आयंस होते हैं उनको हम सिंपल रैडिकल्स बुलाते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव, ठीक है, एक सिंगल एटम से बनने वाला रैडिकल।
Cl नेगेटिव, सिंगल एटम से बनने वाला रेडिकल, Ca+2 सिंगल एटम से बनने वाला रेडिकल, सो दिस इज अ सिंपल रेडिकल, राइट। मगर कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रुप ऑफ एटम्स एक आयन की तरह इकट्ठे बिहेव करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो हर जगह जाना चाहते हैं तो इकट्ठे ही जाना चाहेंगे। कोई एक होगा सोडियम के जैसे जो कि अकेला जाना पसंद करता है, मगर कोई एक एटम्स का ग्रुप ऐसा है जो कि हमेशा इकट्ठा ही जाना चाहता है। वो ग्रुप ऑफ एटम्स अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो वो भी एक आयन की तरह बिहेव करेगा, और इस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एक कंपाउंड रेडिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, जो कि आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम याद करें कौन कौन से कंपाउंड रेडिकल्स हैं और उनके ऊपर क्या चार्ज लगाना है, ठीक है। सो ये है एक लिस्ट जो कि अब आपको याद रखनी है। हमारे पास है अमोनियम रेडिकल which will be NH4 positive, hydroxide OH minus, nitrate NO3 minus, nitrite NO2 minus, acetate CH3COO minus, oxalate C2O4 2 minus, carbonate CO3 2 minus, sulfate SO4 2 minus, sulfite SO3 2 minus, phosphate PO4 3 minus, क्लोरेट ClO3 माइनस, क्लोराइड ClO2 माइनस, ठीक है। तो ये वो आयंस हैं मैंने आपको बताए जो कि हम एसिड बेसिस सॉल्ट के चैप्टर में यूज करेंगे। तो अगर आप अपनी क्लास 7th में सिर्फ इनको भी याद रख लेते हैं, जितनी मैंने आपको लिस्ट्स दी हैं, राइट, जितने मैंने आपको एलिमेंट्स के सिंबल सिखाए, जितने मैंने आपको उनकी वैलेंसीज बताई, उनके आयंस लिखने बताए, और जब यहाँ पे कंपाउंड रेडिकल्स बताए, अगर आप उनको याद रख लेते हैं तो वेल आपका ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर है उसमें सब टॉपिक्स को कवर हम कर पाएंगे, ठीक है। सो अब एक चीज यहाँ पे आसान वे भी है, कुछ आप जो चीजें याद रख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक चीज दिया हुआ है नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जहां पे भी आपके पास एक एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन है, राइट, और वो एक आयन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें देखो कि जिसमें ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर ज्यादा है वह उसके पीछे लगाना आप 8, और जिसमें ऑक्सीजन का नंबर कम है उसके पीछे आप लगाना 8। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सो NO3 माइनस में 3 ऑक्सीजन है और NO2 माइनस में 2 ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है। सो नाइट्रोजन से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा नाइट्रेट जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन है, और नाइट्राइट जहां पे ऑक्सीजन का नंबर कम है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सल्फेट और सल्फाइट को भी देख सकते हो, राइट, एक सेकेंड, राइट। तो अगर आप सल्फेट और सल्फाइट भी देखोगे तो एग्जैक्टली आपको यही दिखेगा, सल्फेट में ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा और सल्फाइट में ऑक्सीजन का नंबर कम। So SO4 2 minus is sulfate and SO3 2 minus is sulfite. Similarly, chlorate is ClO3 minus and chloride is ClO2 minus. So इस तरीके से आप ये 8 और 8 याद रख सकते हो, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगली क्या है, वेल अगली क्या चीज है, अब हम रेडी हैं अपने एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स फॉर्म करने के, जैसे कि हमने कॉमन सॉल्ट में सोडियम और क्लोरीन एटम्स थे, उनको कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करना है कि वो हम कैसे लिखते हैं, राइट। तो कंपाउंड को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय द केमिकल फॉर्मूला, और सोडियम क्लोराइड के केस में एक केमिकल फॉर्मूला है NaCl. So now let us see what is the chemical formula and how you are going to write down a chemical formula. So chemical formula of a substance is a symbolic representation of the chemical substance. तो बिल्कुल जैसे कि हमने एलिमेंट्स के लिए सिंबल लिए थे, तो जब हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है तो उसके लिए हम जो सिंबल्स को यूज करके कंबाइन करके फॉर्म करते हैं उसे हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, राइट, इसीलिए हमने अपने चैप्टर का नाम H2O रखा।
H2O केमिस्ट्री. सो वो हमने सिर्फ 2 की जगह पे TO लगा दिया. That's the only difference over here. So we have H2O, that is water, and table salt sodium chloride. It has the chemical formula NaCl. ठीक है, तो अब देखें हम कैसे NaCl को लिखते हैं. चलो, तो एक केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो भी फॉर्मूला लिखना है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं या रेडिकल्स हैं उनके सिंबल्स को आपने साइड बाय साइड लिख लेना है. बेसिक रेडिकल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और एसिड रेडिकल्स को राइट हैंड साइड पे रखना है. तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि अब ये बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं और एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, अब हमारे पास एक एसिड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल HCl होता है. ठीक है, अब HCl अगर हम कहें कि ब्रेक करता है तो क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करता है H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, तो एक ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयंस और दूसरा ये क्या ब्रेक डाउन कर जाएगा इनटू क्लोराइड आयंस. प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल जब कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो बनता है HCl. ठीक है, तो ये H पॉजिटिव और ये है Cl नेगेटिव. तो हमें HCl ने H पॉजिटिव के साथ क्या दिया? हमें दिया है Cl नेगेटिव. ठीक है, तो ये Cl नेगेटिव हमें कहां से मिला? ये हमें मिला एक एसिड से. सो एसिड से मिलने वाले रेडिकल को क्या हम बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे एसिड रेडिकल. सो सिंपल टर्म्स में जितने भी आपने एनायंस पढ़े हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस पढ़े हैं, वो सब क्या होते हैं? एसिड रेडिकल्स होते हैं. तो अब बेसिक रेडिकल्स क्या होंगे? बेसिक रेडिकल्स होंगे जो पॉजिटिव वाले आयंस हैं. ठीक है, क्यों पॉजिटिव वाले आयंस को हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं वो भी आपको बता देती हूँ. ऑलराइट, सो वी हैव NaOH. NaOH इज अ बेस. सॉरी, तो बेस डिसोसिएट करके टूट के क्या फॉर्म करता है? Na पॉजिटिव फॉर्म करता है और OH नेगेटिव फॉर्म करता है. तो बेस हमें क्या देता है? बेस हमें OH आयंस देता है. OH आयंस के अलावा हमें वो क्या दे रहा है? एक पॉजिटिव आयन दे रहा है, एक केटायन दे रहा है. ठीक है, तो ये केटायन हमारे पास कहाँ से आया? हमारे पास बेस से आया. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक बेसिक रेडिकल. राइट, सो हमें एक एसिड देगा एसिड रेडिकल और बेस देगा बेसिक रेडिकल. बेसिक रेडिकल मतलब केटायन और एसिड रेडिकल मतलब एनायन. ठीक है, समझ में आ गया. तो अब हमें क्या करना है? पहले स्टेप में हमने बेसिक रेडिकल को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और एसिड रेडिकल को राइट हैंड साइड पे लिखना है. फॉर एग्जांपल हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड. तो हमने नाम में क्लोराइड पहले ना लिख के और सोडियम बाद में ना लिख के क्यों किया है ऐसे? क्योंकि हमें जब भी कोई नाम लिखना है केमिस्ट्री में तो आप पहले बेसिक रेडिकल लिखोगे और उसके पीछे एसिड रेडिकल लिखोगे. ठीक है, समझ में आ गया. अब क्या करना है? अब आपको सबसे पहले सोडियम का सिंबल लिखना है, फिर आपको क्लोरीन का सिंबल लिखना है. ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन का सिंबल आ गया Cl. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने अब इनके ऊपर इनके आयंस के चार्ज लिखने हैं. इनकी जो पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसीज की तरह आपने याद किए थे, आपने वो लिखना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए? इन केस ऑफ अ रेडिकल हैविंग मोर देन वन एटम, प्लीज डू रिमेंबर वो आयंस का जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आपको आयंस बनाना है, इनको इनके ऊपर इनके चार्जेस लिखने हैं. तो उससे पहले एक चीज जो कि सोडियम क्लोराइड के लिए तो नहीं चाहिए है, मगर अगर आपके पास कोई कंपाउंड रेडिकल हो तो उसको आपने एक ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे NaCl है, अगर मुझे यहाँ पे NaSO4 लिखना हो, सोडियम सल्फेट लिखना हो, ठीक है, तो मैं दूसरी तरफ यहाँ पे लिख देती हूँ सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट. तो सोडियम सल्फेट अगर मुझे लिखना है तो मुझे इनके भी सिंबल्स लिखने हैं. तो सोडियम के लिए मैं क्या लिखूंगी? Na लिखूंगी. सल्फेट के लिए मैं क्या लिखूंगी? SO4 लिखूंगी. बट बिकॉज दिस इज अ कंपाउंड रेडिकल, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी नाउ to write down the valency of each radical on the right hand top side. ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड के लिए आप क्या लिखोगे? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव.
Na के ऊपर +1 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज। सो इसको आपने कहाँ पे लिखना है, राइट हैंड साइड पे टॉप पे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अगर हम दूसरी साइड पे सोडियम सल्फेट भी लिख दें अब, तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव और SO4 ब्रैकेट में डाल के इसके ऊपर 2-, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। सो इस तरीके से हमारे पास पहले 3 स्टेप्स हो गए, समझ में आ गया आई होप आप लोगों को। तो चलो मूव करते हैं फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने अगर देखना है कि अगर जो हमने रेडिकल्स लिखे हैं उनकी वैलेंसीज में अगर कोई कॉमन फैक्टर आता है तो हमने उसको डिवाइड कर देना है बाय द कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम सल्फेट लिखना चाहते हैं, राइट, तो कैल्शियम सल्फेट लिखने के लिए आपने नाम लिखते हैं पहले उसका, कैल्शियम सल्फेट, राइट। तो कैल्शियम सल्फेट को आप कैसे लिखोगे, पहले सिंबल लिखोगे Ca, सल्फेट के लिए क्या लिखोगे SO4, आपने उसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसके ऊपर आपने इनका चार्ज लिखना है, तो कैल्शियम के लिए +2 और इसके लिए -2, ठीक है। इस तरीके से राइट हैंड टॉप पे दोनों में लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर देखना है कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है 2, तो उसको 2 से हमने कैंसिल कर देना है। हमने उसको कैसे लिख देना है, Ca पॉजिटिव एंड SO4 माइनस, ठीक है। अब हमने कॉमन फैक्टर से काट के अपने वैलेंसीज को लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको कि इन्वर्ट या क्रिस क्रॉस द वैलेंसी नंबर ऑफ द 2 रेडिकल्स एंड राइट द वैलेंसी ऑफ 1 एटम बिलो द अदर, ठीक है। तो पहले हम इसी वाले को इस तरीके से समझते हैं, फिर आपको एक और एग्जांपल दिखा देंगे। अब हमने क्या किया, हमने लिया Ca प्लस और हमने लिया SO4 माइनस, ठीक है। इसको ऐसे करके आप क्रिस क्रॉस करके वापस कैल्शियम लिख दो, वापस यहाँ पे सल्फेट लिख दो। अब ये जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव साइन नहीं लिखना है नीचे, सिर्फ वैलेंसी का नंबर देखना है। ये क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। सल्फेट में क्या है, ये है -1, तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया। 1 लिखा या ना लिखा एक ही बराबर होता है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब ये इस तरीके से आ गया, हमने इनको जोड़ के इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। अब आपने इसको जोड़ के इकट्ठा करके लिखा, अगर तो ये 1-1 ही है, कोई और नंबर नहीं है, तो आप ये ब्रैकेट को हटा सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कैल्शियम सल्फेट। बट अगर ये 2, 3, 4 कुछ ऐसे नंबर्स हो, तब उसको आप ब्रैकेट में ही रहने दोगे। जैसे कि अब हमें यहाँ पे लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट अगर मुझे लिखना हो तो पहले एल्युमिनियम लिखूंगी और फिर सल्फेट लिखूंगी, फिर एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज लिखूंगी और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज लिखूंगी ऑन द राइट हैंड कॉर्नर। फिर मैं एक क्रॉस बना दूंगी, क्रॉस बना के मैं वापस क्या लिख दूंगी, अपना एल्युमिनियम और सल्फेट, और ये सल्फेट के ऊपर जो 2 नंबर था वो मैंने एल्युमिनियम के फुट में लिख दिया, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। और सल्फेट के लिए मैंने एल्युमिनियम के ऊपर ये 3 नंबर था उसको नीचे करके लिख दिया, राइट हैंड साइड पे ही, सिर्फ अब पैरों में लिखना है, टॉप पे नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया Al2, SO4 को अब हम ब्रैकेट में ही रखेंगे और उसके साइड पे यहाँ पे 3 लिख देंगे, राइट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया एल्युमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस। इसको ब्रैकेट में रखने का मतलब क्या है, होल थ्राइस, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, दैट ऑल्सो अंडरस्टैंड। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं एल्युमिनियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल लूं, एक मॉलिक्यूल के अंदर ये Al2 लिखा है, तो उसके अंदर 2 एल्युमिनियम के एटम प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा और उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, जितने इसके फुट में नंबर लिखा हुआ है एंड मल्टीप्लाइड बाय जो कि ब्रैकेट के बाहर है। सो फुट में सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इस एल्युमिनियम सल्फेट में सल्फर के कितने एटम है, 3 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के फुट में लिखा है 4 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 3, so multiply 4 into 3, this will be 12, so this will be having 12 atoms of oxygen. So this is what is the meaning of sulfate 3, whole 3,
ठीक है, तो पूरे के पूरे सल्फेट के 3 रेडिकल्स होंगे, तो सल्फर के 3 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के 12 एटम्स होंगे, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो कैल्शियम सल्फेट भी लिखना आया, अब एल्यूमिनियम सल्फेट भी लिखना आ गया। ठीक है, मजा आ रहा है लिखते हुए, दैट्स नाइस। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हमने इंटरचेंज किया। अगर वैलेंसी 1 थी तो हम उस फिगर को नहीं लिखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के केस में। अब आप लिखोगे तो आप उसको क्या लिख दोगे, NaCl जोड़ के उसका आप बना दोगे NaCl। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट सोडियम क्लोराइड। And then what have we learned? We have written sodium chloride, we have written now calcium sulfate, and we have written aluminium sulfate. अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जितने भी हमने रेडिकल्स लिए हैं ना, हमने पॉजिटिव रेडिकल्स भी लिए, हमने नेगेटिव रेडिकल्स भी लिए। एक पॉजिटिव रेडिकल लो, उसके साथ सारे के सारे जितने भी नेगेटिव रेडिकल्स की हमने लिस्ट बनाई थी ना, उनके फॉर्मूलाज बना लो। फिर अगले पॉजिटिव रेडिकल में मूव करो, उसके सारे नेगेटिव रेडिकल्स के साथ लिस्ट बना लो, और अपनी फॉर्मूला मेकिंग को आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया, प्रैक्टिस करोगे। कोई भी डाउट्स आए तो प्लीज पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू व्हेन एवर यू गोइंग टू आस्क मी अ डाउट। ठीक है, ओके, सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो फॉर्मूला मेकिंग के बाद आपको इन एसिड्स को नेम करना भी मुझे आज इस लेक्चर में ही आपको सिखाना है। एसिड्स को कैसे नेम करेंगे, बेसिस को कैसे नेम करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू फिनिश अप दिस लेक्चर फॉर टुडे। सो नेमिंग ऑफ बाइनरी एसिड, बाइनरी का मतलब 2। ठीक है, दो डिफरेंट तरह के एटम्स वाले एसिड। बाइनरी का मतलब क्या होगा कि एसिड के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ atoms will be present. Okay, so these are called as binary acids. So हमारे बाइनरी एसिड है, इसने हमें हमेशा हाइड्रोजन देना है। इसको हमने कैसे पढ़ा था, याद भी किया था कि हाइड्रा एसिड्स। सो अगर आप यहाँ पे इस लेक्चर को पहले देख रहे हो और एसिड बेसिस के टॉपिक को बाद में देख रहे हो, तो वेल आप लोगों को पढ़ोगे इस टॉपिक के अंदर हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रोजन वाले एसिड्स, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और कोई भी एक और एलिमेंट हो और वो एक एसिड फॉर्म करे, उसे हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, इसलिए हम इसको बाइनरी एसिड बोलते हैं। तो बाइनरी एसिड को नेम करने के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के लिए आपने हाइड्रो लगाना है। ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट का नाम लिख के पीछे आपने उसके इक लगाना है, इक एसिड। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव HCl एंड वी हैव HBr। तो H के लिए क्या लगाओगे, हाइड्रो। क्लोरीन के लिए आया है क्लोर, और पीछे हमने लगाया इक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr को कैसे लिखेंगे, हाइड्रो ब्रोम, ब्रोमीन के लिए, और इक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, सो हाइड्रो नेम ऑफ द एलिमेंट एंड इक। नेक्स्ट वी हैव इज नेमिंग ऑफ द एसिड्स कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स, जिसके अंदर कंपाउंड रेडिकल्स थे। तो कंपाउंड रेडिकल्स वाले एसिड्स में आप देखोगे कि उनमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एक कोई और एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, इन एसिड्स को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। अगेन आपको इसी कोर्स के अंदर ये सब एसिड्स की क्लासिफिकेशन भी मिल जाएगी, आप वहां से उसको पढ़ सकते हो। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, द नेम इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे हम इसको नेम करेंगे, जैसे कि H2CO3 है, H2CO3 में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसके साथ कार्बन है। तो कार्बन का नाम कार्बन, उसके पीछे हमने लगाया इक एंड एसिड। इसमें हम हाइड्रो प्रीफिक्स को यूज नहीं करते, सो H2CO3 will become carbonic acid. H2SO4 this becomes sulfuric acid. इक और अस मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे लगाना है। अगर आपके पास H2SO4 है तो वेल H2SO3 भी तो था, उसके अंदर क्या है, सेम ही एलिमेंट है बट ऑक्सीजन का नंबर कम हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी द अस एसिड, दिस विल बी सल्फ्यूरस एसिड। Right, then we have phosphoric acid, we have nitric acid। ठीक है, सो नाइट्रोजन के लिए नाइटर
और फॉस्फोरिक के लिए फॉस्फर। नेक्स्ट वी हैव इज द नेमिंग ऑफ द बेसिस। तो बेसिस के लिए हमारे पास बेस में क्या होता है, OH होता है। तो OH के लिए आपको जो भी पहला एलिमेंट होगा उसके एलिमेंट के पीछे क्या लगा देना है, हाइड्रोक्साइड। जनरली जो एलिमेंट बेसिस फॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट देम जैसे जैसे हमारी केमिस्ट्री बढ़ेगी। बट आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि आपके पास एक एलिमेंट है और उसके पीछे एक OH लगा है। तो OH को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोक्साइड से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है NaOH, तो Na इज सोडियम और उसके पीछे है OH, तो OH के लिए सफिक्स लगा दो सोडियम के पीछे हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वी हैव इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, CaOH होल ट्वाइस। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इन आप नामों को अगेन देखो, यहाँ पे है सोडियम, सोडियम को कैसे लिखेंगे, सिंबल Na, ऊपर क्या चार्ज लिखना है आपको, प्लस। हाइड्रोक्साइड OH, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। अगेन आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे, Na, ये है 1, 1 को हम नहीं लिखते, OH ब्रैकेट में लिखेंगे, इधर क्या है 1, तो हम अब इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH। अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है तो ये क्या बनेगा, Ca, और ये है OH, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे चार्ज क्या लिखा, +2, यहाँ पे चार्ज क्या लिखा, -1, ठीक है, -1 या अकेला माइनस लिख सकते हैं। अगेन आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे, क्रिस क्रॉस करके मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है तो कैल्शियम, और ये है OH, ठीक है। तो ये है 1, यहाँ पे आया, ये है 2, यहाँ पे आया। 1 को हम लिखते नहीं है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और OH को ब्रैकेट में लिख के बाहर 2। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये बहुत आसान हो जाएंगे लिखने, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको पहले मुश्किल लगा था ABCD लिखना, वर्ड्स बनाना, और आज कितना आसान है, बिल्कुल वैसे ही नई चीजें सीख रहे हैं और ये भी थोड़ी देर में बहुत ही आसान हो जाएंगी। So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा। तो हम अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को अब कंटिन्यू करेंगे, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएंगे, और अब आपको बेसिक्स आई होप सब क्लियर हो गए हैं। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।